हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, असल में उतना ही उलझा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रजातियों की, यानी स्पीशीज की। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ लाखों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, राइट? और विज्ञान उन्हें अलग अलग खांचों में बांट देता है। लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी बनाई हुई साइंस की किताबों के हिसाब से नहीं चलती। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर एक प्रजाति बनती कैसे है और ये क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक प्रजाति को डिफाइन क्या करता है। मतलब क्या चीज एक प्रजाति को प्रजाति बनाती है। आप शायद सोचेंगे कि भाई, जो जीव दिखने में एक जैसे लगते हैं वो एक प्रजाति के हो गए, सिंपल। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है? जी नहीं। जब हम प्रकृति को थोड़ा और करीब से देखते हैं ना, तो समझ आता है कि जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना बहुत ही ट्रिकी काम है। कभी कभी तो इनके बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बायोलॉजी के कुछ रूल्स को हम बिल्कुल पक्का मानकर चलते हैं, लेकिन प्रकृति को ना ये रूल्स तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। अब इन हाइब्रिड्स या संकर जीवों को ही ले लीजिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों के मिलने से बनते हैं, जैसे ज़ीब्रॉइड जो गधे और ज़ीब्रा का एक मिक्स है, या फिर हिनी जो नर घोड़े और मादा गधी से बनती है। और हाँ, लाइगर को कैसे भूल सकते हैं, नर शेर और मादा बाघ का हाइब्रिड। ये सारे जीव हमारी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं कि अलग अलग प्रजातियां आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब प्रकृति कितनी फ्लेक्सिबल और सरप्राइजिंग है ना? तो इस मिस्ट्री को पूरी तरह से समझने के लिए हमने आज के इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम संकर और अपवादों की बात करेंगे, फिर प्रजाति की अलग अलग अवधारणाओं को समझेंगे, उसके बाद जाति और उपजाति के बीच का फर्क देखेंगे, और आखिर में वर्गीकी के पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, संकर और अपवाद, और देखते हैं कि कैसे ये जीव विज्ञान के बने बनाए नियमों को तोड़ते हैं। देखिए, 1942 में एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए मेयर। उन्होंने कहा था कि आपस में प्रजनन करने वाले जीवों की आबादी को ही जाति कहते हैं। उस वक्त ये डेफिनेशन बहुत पावरफुल मानी गई थी। लेकिन जैसा कि हमने अभी उन हाइब्रिड जीवों के केस में देखा, दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियों के बीच भी प्रजनन हो सकता है और एक नया जीव बन सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेयर की ये ऐतिहासिक परिभाषा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। ये जो हाइब्रिड जीव है ना, ये इस डेफिनेशन पर सीधे सीधे सवालिया निशान लगा देते हैं। और हाँ, बात सिर्फ इन हाइब्रिड्स पर ही आकर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा एक्सेप्शन है जिसे हम बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी एक ही प्रजाति के जीवों की बनावट में इतना ज्यादा फर्क होता है कि वो दूर दूर तक एक जैसे नहीं लगते। मधुमक्खियों या चींटियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। इनमें एक नर होता है, एक रानी होती है और बाकी वर्कर यानी श्रमिक होते हैं। इन तीनों का शरीर और काम बिल्कुल अलग अलग होता है, फिर भी वो हैं तो एक ही प्रजाति का हिस्सा। इसीलिए सिर्फ शक्ल सूरत या बाहरी रूपरंग के आधार पर प्रजातियों को बांटना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रजाति की अवधारणाएं और कैसे समय के साथ इस वर्गीकरण का विकास हुआ। तो समय के साथ प्रजाति की इस डेफिनेशन ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। 18वीं सदी में चलते हैं, तब लिनियस जैसे वैज्ञानिकों ने जीवों को सिर्फ उनके बाहरी आकार और रंग रूप के आधार पर बांटा था। इसे आकारिकी अवधारणा या मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा गया। फिर 1942 में मेयर की थ्योरी आई, जो अभी हमने डिस्कस की। उन्होंने प्रजनन या इंटरब्रीडिंग को बेस बनाया, जिसे जैव वैज्ञानिक अवधारणा नाम दिया गया। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जब हमें इवोल्यूशन और जेनेटिक्स की गहरी समझ हो गई है, तब जन्म हुआ जीनिक अवधारणा का। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रजाति उन जीवों का ग्रुप है जिनका जीन पूल एक समान होता है। तो देखा आपने, ये सफर सिर्फ बाहरी रूप रंग से शुरू होकर आज सीधे डीएनए और जेनेटिक्स की गहराई तक पहुंच चुका है। खैर, अब सवाल ये है कि आज की मॉडर्न साइंस एक प्रजाति को असल में कैसे देखती है। तो आधुनिक विचारधारा के हिसाब से एक प्रजाति सिर्फ वो नहीं है जो दिखने में एक जैसी हो, बल्कि ये उन इंडिविजुअल्स की एक ऐसी आबादी है जो जेनेटिक रूप से अलग होते हुए भी एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। उनके बीच आपस में इंटरब्रीडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात, वो लगातार अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालते हैं। उनमें प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इसी वजह से उनमें एवोल्यूशन के जरिए नई प्रजातियों को जन्म देने की गजब की क्षमता होती है।
ये कोई किताबी परिभाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डायनामिक और जिंदा प्रोसेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जाति बनाम उपजाति। यहाँ हम थोड़ी और गहराई में जाकर इन बारीकियों को समझेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही क्लियर है। एक तरफ है जाति यानी स्पीशीज। इनमें आपस में शारीरिक आकार का बहुत बड़ा अंतर होता है और दो अलग अलग जातियों के बीच प्राकृतिक रूप से कभी प्रजनन नहीं होता। दूसरी तरफ है उपजाति यानी सबस्पीशीज। होता क्या है कि अलग अलग भौगोलिक जगहों पर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से एक ही जाति के जीवों में कुछ छोटी छोटी शारीरिक भिन्नताएं आ जाती हैं। बस इन्हीं से उपजातियां बन जाती हैं। इनके आकार में अंतर बहुत कम होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही जाति की अलग अलग उपजातियों के बीच प्रजनन पूरी तरह से पॉसिबल है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कौवे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय कौवा, बर्मी कौवा और श्रीलंका में पाया जाने वाला लंकाई कौवा। ये तीनों मूल रूप से एक ही जाति का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए ये तीन अलग अलग उपजातियों में बंट गए हैं। अगर आप इनके साइंटिफिक नाम देखेंगे तो पाएंगे कि नाम का जो तीसरा हिस्सा है ना, वो इनकी उपजाति को ही दर्शाता है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि कैसे भूगोल या ज्योग्राफी बायोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। अब जब ज्योग्राफी और रिप्रोडक्शन आपस में मिलते हैं तो जातियों के कई बहुत ही दिलचस्प टाइप्स बन जाते हैं, जैसे एलोपैट्रिक जातियां। ये वो हैं जो भौगोलिक दूरी के कारण एक दूसरे से एकदम कटी हुई होती हैं और इसलिए प्रजनन नहीं कर सकती। फिर आती हैं सिम्पैट्रिक जातियां। ये एक ही इलाके में रहती तो हैं, लेकिन अलग अलग इकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से नेचुरली प्रजनन नहीं करती। हाँ, आर्टिफिशियली ऐसा करवाना मुमकिन है। उसके बाद सिबलिंग जातियां हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल जुड़वा लगती हैं, एकदम एक जैसी, लेकिन रिप्रोडक्शन के मामले में वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग होती हैं। और इन सब में सबसे अनोखी हैं पॉलीटाइपिक जातियां। ये बेचारी भौगोलिक रूप से अलग अलग रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह इन्हें साथ ले आएं तो ये आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कर लेती हैं और अपने खुद की अलग पहचान ही खो देती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वर्गीकी का पदानुक्रम, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो पूरा का पूरा ग्रैंड स्ट्रक्चर जो इस पूरी दुनिया को व्यवस्थित करता है। तो जीव विज्ञान की वो ब्रांच जो इन सारे जीवों को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करती है, उसे जैव वर्गीकी या बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब इतने सारे जीवों को स्टडी करना कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? इसलिए उन्हें छोटे बड़े ग्रुप्स में रख दिया जाता है, जिन्हें हम वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। जब हम इन ग्रुप्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशन के आधार पर एक फिक्स सीक्वेंस में सजाते हैं, तो इस पूरी शानदार व्यवस्था को ही वर्गीकी का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आप किताबों को उनकी सही सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से सजा रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी किताब आसानी से मिल जाए। इस हायरार्की या पदानुक्रम में मुख्य रूप से 7 कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें हम ऊपर से नीचे यानी घटते क्रम में रखते हैं। शुरुआत होती है सबसे बड़े ग्रुप से, जिसे कहते हैं जगत या किंगडम। उसके नीचे जानवरों के लिए संघ यानी फाइलम और पौधों के लिए प्रभाग यानी डिवीजन आता है। फिर धीरे धीरे हम और नीचे उतरते हैं, वर्ग, गण, कुल, वंश, और आखिर में हम पहुंचते हैं क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट पर, जिसे हम जाति या स्पीशीज कहते हैं। ये एक इतना लॉजिकल और सिस्टमैटिक ढांचा है ना, जो प्रकृति के इस पूरी भीड़-भाड़ को एक परफेक्ट ऑर्डर में ला देता है। अगर आप ध्यान दें तो ये पदानुक्रम बिल्कुल एक फनल या कीप की तरह काम करता है। सबसे ऊपर जो जगत है वो बहुत ही जनरल है, मतलब जंतु जगत में एक छोटे से स्पंज से लेकर हम इंसानों तक सबके सब शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस फनल में नीचे जाति की तरफ जाते हैं, चीजें बहुत स्पेसिफिक होने लगती हैं। जाति इस पूरे स्ट्रक्चर के एकदम बॉटम पर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही जीव आते हैं जो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, बहुत सी समानताएं शेयर करते हैं और आपस में नेचुरली प्रजनन कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक साथ जोड़ने के लिए चलिए वापस उसी हाइब्रिड जीव पर चलते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। याद है, लाइगर। देखिए, शेर का साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा लियो और बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। दोनों के नाम का पहला शब्द पैंथेरा है, जो उनके वंश यानी जीनस को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस हायरार्की में वो एक ही वंश का हिस्सा है।
लेकिन उनकी जो जातियां हैं, लियो और टाइग्रिस, वो अलग-अलग हैं। टैक्सोनॉमिक ट्री में वो इतने करीब हैं और बस इसी वजह से इन दोनों के बीच एक हाइब्रिड का पैदा होना पॉसिबल हो पाया। क्लासिफिकेशन की पावर और एक्यूरेसी का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें एक बात तो बिल्कुल साफ समझ आ गई। एक प्रजाति कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कभी बदलेगी नहीं। ये तो प्रकृति का एक बेहद जीवंत और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये वर्गीकरण का सिस्टम हमें बस आज की जीवों को समझने में मदद करता है, लेकिन प्राकृतिक चयन और खुद को ढालने की ये प्रक्रिया तो कभी रुकती ही नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बिना रुके लगातार चल रहा है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारी इसी दुनिया में कौन सी नई जातियां आकार ले रही होंगी। इस प्रकृति की विशाल और रहस्यमयी प्रयोगशाला में अगला कौन सा नया जीव उभर कर सामने आने वाला है ना ये सोचने वाली बात। खैर, आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो बिल्कुल जादुई चीज को डिकोड करने वाले हैं, और वो है पृथ्वी पर जीवन का स्ट्रक्चरल हायरार्की, यानी संरचनात्मक पदानुक्रम। हमारी पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव जंतु और पौधे मौजूद हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि विज्ञान उन्हें कैसे पहचानता है? उन्हें एक ऐसा नाम कैसे मिलता है जिसे पूरी दुनिया एक ही तरह से समझ सके? आज हम जीवन की इसी रूपरेखा और यूनिवर्सल नेमिंग की शानदार दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही साफ है। सबसे पहले जैविक पदानुक्रम के निर्माण को समझेंगे, फिर फाइलम तक की यात्रा करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि लोकल नामों से क्या समस्याएं होती थीं, कैरोलस लिनियस ने इसका क्या कमाल का समाधान निकाला, और अंत में द्विनाम नामकरण के नियमों पर बात करेंगे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, जो है जैविक पदानुक्रम का निर्माण। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं और हमारे आसपास मौजूद परिचित जानवरों का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी पर मौजूद इतने सारे यानी लाखों अलग अलग जीवों को आखिर व्यवस्थित कैसे किया जाता है? जरा सोचिए, दुनिया भर के जीव विज्ञानियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हर एक जीव को सही पहचान देना और उसे सही ग्रुप में रखना, सच में ये किसी विशाल पजल को सुलझाने जैसा काम है। इस व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी है वंश, जिसे हम जीनस कहते हैं। मान लीजिए ये समान जीवों का एक ग्रुप है। उदाहरण के लिए पैंथरा एक ऐसा ही वंश है। इसमें शेर, चीता और बाघ जैसे जानवर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ खास लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हमारी आम घरेलू बिल्लियों से अलग हैं, जिन्हें फेलिस वंश में रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि एक वंश के जीवों में कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संघ यानी फाइलम तक की यात्रा। देखते हैं कि ये छोटी श्रेणियां कैसे बड़े समूहों में बदलती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अब जब थोड़े बहुत मिलते जुलते वंश आपस में जुड़ते हैं तो वो एक कुल यानी फैमिली बनाते हैं। जैसे कुल फेलिडी को ही ले लीजिए। इसमें शेर, चीता और आम बिल्लियां सबको एक साथ एक छतरी के नीचे रखा गया है, और दूसरी तरफ कुत्तों और लोमड़ियों को एक अलग कुल में रखा गया है, जिसे कैनिडी कहते हैं, क्योंकि इनके अपने अलग कॉमन लक्षण होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, पौधों पर भी बिल्कुल ऐसे ही लागू होता है। उदाहरण के तौर पर दाल देने वाले पौधों के सभी वंशों को एक ही कुल पेपिलियोनेसी में रखा गया है, और इसी तरह अनाज पैदा करने वाले पौधों के वंश ग्रैमिले कुल का हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। जब कुछ समान लक्षणों वाले अलग अलग कुल एक साथ मिलते हैं तो वो एक गण यानी ऑर्डर बनाते हैं। अब देखिए, कुत्तों के कुल कैनिडी और बिल्लियों के कुल फेलिडी के कुछ लक्षण एक दूसरे से काफी मिलते हैं। बस इसीलिए इन दोनों को एक ही बड़े गण कार्निवोरा में एक साथ ला दिया गया है। और ये कड़ी यही नहीं रुकती। समान लक्षणों वाले गणों को मिलाकर बनता है एक वर्ग या क्लास, जैसे मैमेलिया वर्ग। इसमें इंसानों और बंदरों वाले प्राइमेट्स गण को और शेर कुत्तों वाले कार्निवोरा गण को एक साथ शामिल किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि इंसान और कुत्ते एक ही ग्रुप में कैसे? वो इसलिए क्योंकि देखने में बिल्कुल अलग लगने वाले इन सभी जीवों में एक बहुत बड़ा कॉमन लक्षण होता है, और वो है स्तन ग्रंथियों यानी मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना। पर कभी-कभी एक वर्ग इतना विशाल और विविध हो जाता है कि उसे और छोटे हिस्सों यानी उपवर्गों में बांटना पड़ता है। इसी स्तनी वर्ग को ले लीजिए। इसे प्रजनन के आधार पर
3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्रोटोथेरिया, जो अंडे देते हैं जैसे प्लाटिपस। दूसरा मेटाथेरिया, जो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कंगारू। और तीसरा यूथेरिया, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे इंसान। ये सच में जीवन की अविश्वसनीय विविधता है। और अब हम पहुंच गए हैं पदानुक्रम के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर, जिसे संघ या फाइलम कहते हैं। यहां समान लक्षणों वाले कई वर्ग एक साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं। जैसे संघ कॉर्डेटा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया शामिल हैं, क्योंकि इन सब में नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जू या गिल्स जैसे कुछ बहुत ही बेसिक शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखनी है कि पौधों के वर्गीकरण में संघ की जगह प्रभाग या डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, स्थानीय नामों की समस्या। इस समस्या ने विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी भाषाई क्रांति की नींव रखी। वैज्ञानिक नामकरण से पहले दुनिया भर में नामों को लेकर भारी कंफ्यूजन था। जरा इस छोटे से पक्षी हाउस पैरो को ही ले लीजिए। इसी एक पक्षी को हॉलैंड में मुश कहते थे, जापान में सुजून और इंग्लैंड में हाउस पैरो। अब सोचिए, जीव एक ही है लेकिन हर देश में उसका एक अलग नाम। ये तो एकदम सिर चकरा देने वाली स्थिति थी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के बिना जीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करना और उनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल था। अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे वैज्ञानिक एक ही जीव पर रिसर्च कर रहे हों और उन्हें पता ही ना हो कि वे एक ही जीव की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? साफ था कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम की सख्त जरूरत थी जो सबको समझ आए। और यहीं से शुरुआत होती है चौथे भाग की, कैरोलस लीनियस और उनका समाधान। इस पूरी अराजकता को खत्म करने के लिए हमारे इस विषय के असली हीरो की एंट्री होती है। साल 1753। ये कोई आम साल नहीं है। जीव विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसी साल महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी शानदार किताब स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिश की थी और दुनिया के सामने आधुनिक द्विनाम नामकरण यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो सिस्टम रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैरोलस लीनियस का काम के प्रति समर्पण सचमुच लाजवाब था। उनकी लिखी हुई बेसिक किताबों की लिस्ट पर जरा नजर डालिए। जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टीमा नेचुरी, क्रिटिका बोटैनिका और फिलॉसफिया बोटैनिका। इन किताबों ने जीवन को एक सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उनकी जबरदस्त विशेषज्ञता को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया। चलिए अब अपने अंतिम यानी 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, द्विनाम नामकरण के नियम। ये वो सीक्रेट कोड हैं जिसे इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस ने भी मान्यता दी है। इस द्विनाम पद्धति का मुख्य फॉर्मूला एकदम साफ और सीधा है। हर एक जीव के सिर्फ और सिर्फ 2 नाम होंगे। पहला स्टेप है, नाम हमेशा लैटिन भाषा के शब्दों से लिए जाएंगे। दूसरा स्टेप, सबसे पहले हमेशा वंश यानी जीनस का नाम लिखा जाएगा। और तीसरा स्टेप, इसके ठीक बाद जाति यानी स्पीशीज का नाम आएगा। बस इतना ही आसान है। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम तय करना ही काफी नहीं था। उन्हें लिखने के कुछ बहुत ही सख्त विजुअल नियम भी बनाए गए। वंश का पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षरों यानी लोअर केस में लिखा जाएगा। दोनों नामों को इटैलिक्स या तिरछे अक्षरों में लिखना जरूरी है। और हाँ, नाम जितने छोटे और सरल हों उतना अच्छा। इन सख्त नियमों का फायदा ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक एक पन्ने पर छपे साइंटिफिक नाम को देखते ही तुरंत पहचान सकता है। और ये नियम असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। आलू तो हम सब जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। यहाँ सोलेनम उसका वंश है जिसका एस कैपिटल है, और ट्यूबरोसम उसकी जाति है जो छोटे अक्षरों में है, और ये पूरा नाम इटैलिक्स में है। ये नाम इन सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इस सिस्टम ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसने पूरी दुनिया में पौधों और जानवरों को पहचानना और उनका अध्ययन करना बेहद आसान बना दिया। इससे ये पक्का हो गया कि चाहे भाषा कोई भी हो, वैज्ञानिक नाम हमेशा एक ही रहेगा। एक तरह से इसने विज्ञान को एक ग्लोबल और यूनिफाइड भाषा दे दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में एक बराबरी आ सकी। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए बस एक विचार पर छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर लीनियस ने 18वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सल कोड का आविष्कार नहीं किया होता तो आज आधुनिक विज्ञान का क्या हाल होता? क्या आज की बड़ी बड़ी बायोलॉजिकल डिस्कवरीज मुमकिन हो पाती?
या फिर वैज्ञानिक आज भी भाषाओं के उसी पुराने जाल में उलझे रहते हैं। इस अद्भुत जैविक दुनिया के डिकोडिंग सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।